नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर कांड की। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जांच और कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया था। सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। ये 8 लोगों की बर्बरता से हत्या का मामला है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें पुलिस की ओर से उठाए गए कदम और कार्रवाई से संतुष्टि नहीं हुई तो जांच किसी दूसरी एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई का बहुत अहम दौर होगा, क्योंकि अगर कोर्ट अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपी जा सकती है। वहीं लखीमपुर कांड में गिरफ्तार पार्षद सुमित जायसवाल समेत चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वैसे क्राइम ब्रांच ने चारों आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से 3 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है। रिमांड की अर्जी पर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अब तक इस कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और उनके सहयोगी अंकित दास समेत 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच पुलिस ने किसान पक्ष से जिन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, उनके आने का सिलसिला भी जारी है। कल मृतक किसान नक्षत्र सिंह, लवप्रीत सिंह और रमन कश्यप के परिजन अपना बयान दर्ज कराने पुलिस लाइन पहुंच सकते हैं। और वहीं पुलिस ने लखीमपुर में बरामद सफेद रंग की स्कॉर्पियो की छानबीन की। बताया जा रहा है किसी स्कॉर्पियो गाड़ी से ड्राइवर शिशुपाल ने अंकित दास को नेपाल के बढ़नी बॉर्डर पर छोड़ा था। तो देखिए, ये स्कॉर्पियो आपको नजर आई है और इस स्कॉर्पियो की भी छानबीन हो रही है, तलाश हो रही है। स्कॉर्पियो वीडियो में भी नजर आई थी, सफेद स्कॉर्पियो, और इसी स्कॉर्पियो से अंकित दास को नेपाल के बढ़नी बॉर्डर तक छोड़ा गया था। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कल उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने वाली है। कुशीनगर में तैयार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचने वाले हैं। और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आज एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी में अब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। इनमें से 2 एयरपोर्ट पूर्वांचल में होंगे, जिनमें से एक वाराणसी हवाई अड्डा है जबकि दूसरा कुशीनगर एयरपोर्ट होगा। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल को मिलने जा रही सौगात को 2022 के चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ पूर्वांचल में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। भाई मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लो। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश ये है कि यूपी को कैसे इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी का भी हब बनाया जाए। इसीलिए 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब उस उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर के जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे, उस पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वहाँ जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, वो प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे लंबी एयर स्ट्रिप है, 3200 मीटर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वो यूपी का नवा एयरपोर्ट हो जाएगा और 5वां हम कहें तो
5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो तैयार होने हैं, उसमें कुशीनगर हवाई अड्डा भी तैयार है। उसमें अब उड़ानें वहां से शुरू हो जाएंगी। आजमगढ़ में भी जो हवाई पट्टी है उसे भी एक एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो लगातार सरकार इसी कोशिश में जुटी है कि यूपी में सबसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। और अब कल अपने कुशीनगर दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कल हमारे बुनियादी ढांचे और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक विशेष दिन है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कोलंबो से उद्घाटन उड़ान के साथ होगा, जिससे यात्रियों में सम्मानित भिक्षुओं का एक समूह शामिल है। इस एयरपोर्ट से यूपी और बिहार को फायदा होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर दौरे पर गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ राजभर भाजपा के साथ गठबंधन के लिए डोरे भी डाल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन दीवा स्वप्न है। चर्चा है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? दीवा स्वप्न है। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में ताबड़तोड़ जनसभा और रैली कर रहे हैं। उन्होंने गाजीपुर के लंका मैदान से हुंकार भरी। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने संघर्ष कर बिहार में निषाद समाज को अधिकार दिलाया और अब यूपी में निषादों को जागरूक और एकजुट कर 2022 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 165 सीटों पर हम 2022 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों का नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। कार्यक्रम है और वो 19 तारीख को 18 तारीख को कार्यक्रम कर दिया। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में कांग्रेस की मजबूती का दावा कर रही थी, तो दूसरी तरफ शाम होते होते यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। प्रियंका गांधी के सलाहकार पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक पंकज मलिक ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को डबल झटका दिया। माना जा रहा है कि दोनों ही बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक कद्दावर और किसान नेता माने जाते हैं। अन्य वो कमेटियां जहां मुझे सरकार हमारी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा नामित किया गया था, उनसे और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से अनुरोध किया है कि वो मेरे त्यागपत्र को स्वीकार कर मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली। हर कोई किसी न किसी को लुभाने के दांव पेच चल रहा है। यूपी दौरे पर लखनऊ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को लेकर बड़ा दांव चला है। प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि आगामी यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी महिला को जाति नहीं मेरिट के आधार पर टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें प्रत्याशी मिलेंगे भी और लड़ेंगे भी। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी तो अगली बार होंगी। इस दौरान प्रियंका ने विरोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि टूरिज्म और पब्लिसिटी स्टंट के अलावा वो दूसरे शब्द ढूंढ लें। वहीं प्रियंका ने कहा कि मैंने भी चुनाव लड़ने को लेकर फैसला नहीं किया है। और इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या खास बातें कही हैं, सुनवाते हैं आपको। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूँगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूँगी कि लड़ना है कि नहीं। वहीं लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी लगवाया।
यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिला प्रत्याशियों को उतारने के कांग्रेस के ऐलान के साथ ही बसपा, सपा और भाजपा ने एक साथ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने तो विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के महिलाओं को तरजीह देने के फैसले को सियासी नाटकबाजी करार दिया। मायावती ने इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनके अच्छे दिन होते हैं, तो इनको दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इन्हें महिलाएं याद आई हैं और उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी पूरी चुनावी नाटकबाजी है। मायावती ने एक और ट्वीट लिखा, और महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ व करना कुछ, जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने मेरठ में प्रियंका गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रियंका चाहे जितनी भी महिलाओं को टिकट दे दें, लेकिन उनकी पार्टी से कोई नहीं जुड़ने वाला। उन्होंने कहा कि प्रियंका को सिर्फ चुनाव के समय ही महिलाओं की आरक्षण की याद आ रही है। वो जो चाहे सो कर सकती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज कांग्रेस बिल्कुल नीचे है। कोई उनसे नहीं जुड़ेगा, वो कितनी भी टिकट दे दें तो भी नहीं जुड़ने वाला। आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का ये सैलाब, ये जो हुजूम यहाँ आया है, भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर शिवपाल यादव आज महोबा पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे शिवपाल यादव ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों को साथ होना होगा। यही नहीं, बीजेपी की कई परियोजनाओं को लेकर भी शिवपाल यादव ने कटाक्ष किया। भी समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मेरी प्राथमिकता है एक बड़े दल समाजवादी पार्टी से। हमारा प्रयास है कि ये अगर सब लोग एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या के दौरे पर यहाँ पर आरएसएस के कार्यालय साकेत निलयम में उनका स्वागत किया गया। दरअसल मोहन भागवत कल कार्य सेवकपुरम में आयोजित आरएसएस के शारीरिक वर्ग शाखा के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मोहन भागवत राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी उन्होंने किया। साथ ही वो राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरे दिन की बैठक हुई। बैठक में मुख्य तौर पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो ऐसी तकनीक खोजें ताकि सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक हो सके। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। अंतरिक्ष विज्ञानी ही ये काम कर सकते हैं, उनका कार्य चल रहा है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अभी इस पर कोई, उनका भरोसा है कि वो सफल होंगे। गढ़मुक्तेश्वर में 2 दिन से हो रही बारिश से करोड़ों का धान भीग गया। लगातार बारिश के कारण खुले आसमान के नीचे रखा आढ़ातियों का हजारों क्विंटल धान पानी में भीग गया। वही खेतों में कटी हुई धान की फसल भी पानी भरने से बर्बाद हो गई है। दरअसल मंडी शुल्क जमा करने के बावजूद भी गढ़मुक्तेश्वर के आढ़ातियों को कृषि मंडी में जगह नहीं मिल पा रही है। इसके चलते व्यापारी धान को शहर के कई जगहों पर खुले में रख रहे हैं और उसका खामियाजा आप देखिए कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है।
देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची है। प्रदेश के कई हिस्सों में इस नई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 34 तक पहुंच चुका है, जबकि 5 लोग लापता हैं, जिसकी जानकारी सीएम धामी ने खुद दी। जिसके बाद सीएम धामी ने आपदा से जान गंवाने वाले परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके अलावा घर गंवाने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और फसलों का नुकसान और पशुधन खोने वाले किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोई अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपना संयम बरतें। निश्चित रूप से जो जरूरी कदम होंगे वो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को भी काफ़ी क्षति हुई है, उसका भी हम आकलन करवा रहे हैं और उसके लिए भी चूँकि हम जल्दी जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करवाएंगे, निश्चित रूप से उसमें भी काम करेंगे। इधर नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश से नैनी झील का पानी सड़क पर आ गया। कई इलाकों में इतना जलभराव हो गया कि लोगों का चलना दुश्वार हो गया। वीडियो ये मॉल रोड का है, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नैनीताल घूमने आए कई सैलानी नैनीताल में ही फंस गए। आप देखिए, झील का पानी जो है उस सड़कों पर आ चुका है, चौराहों पर आ चुका है और लोग उसी पानी में टहलते हुए नजर आ रहे हैं।